साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग एथिक्स की क्लासेस देख रहे हैं और यह हमारी चौथी क्लास है। और इस क्लासेस में हम लोग पिछली क्लासेस में एटीट्यूड चेंज देख रहे थे, ठीक है। और एटीट्यूड क्या है, ठीक है, यानी अभिवृत्ति क्या है, और उस पर हम लोग बहुत सारी चर्चाएं किए थे। उसके आगे जो है आज हमारी क्लास है। तो पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। हाँ ठीक है, उसके आगे के टॉपिक चल रहे होते हैं, तो ज़रूर जाके देख लीजिए। आज का हम शुरू करते हैं। एटीट्यूड चेंज यानी आवृत्तियों में बदलाव या परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। हम लोग एटीट्यूड चेंज देखते हैं। देखिए एटीट्यूड चेंज होता क्या है। एटीट्यूड चेंज यानी आवृत्तियों में बदलाव या परिवर्तन कैसे हो सकता है, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे हैं। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ बना लीजिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बना लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको जो है रिवीज़न करने में आसानी होगी। खासकर जो जो प्रश्न लिखाए जा रहे हैं उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए, जिससे आप उनको खुद से भी कर पाएँ और रिवीज़न जब एग्ज़ाम आ जाए तो आप उनको प्रश्न को प्रैक्टिस करके रिवीजन कर सकें। मैं प्रश्नों की श्रृंखला जो है जनवरी से शुरू करूँगा मेंस के, ठीक है। मेंस में पर डे मैं एक क्वेश्चन दूंगा, लिख के उसका आंसर सही आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीट्यूड चेंज होता क्या है। देखिए एटीट्यूड चेंज की अगर बात की जाए तो एटीट्यूड चेंज क्या होता है। कठिन होता है एटीट्यूड चेंज, लेकिन बदलना संभव होता है। यानी किसी के आवृत्तियों में परिवर्तन करना संभव है लेकिन कठिन होता है। आवृत्ति में परिवर्तन संगत या असंगत दोनों हो सकता है, ठीक है। और साथ साथ यदि आवृत्ति सकारात्मक से और अधिक सकारात्मक या नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक होती है तो ऐसे परिवर्तन संगत परिवर्तन कहते हैं। यानी सकारात्मक से और अधिक सकारात्मक हो जाए और नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक हो जाए तो वह संगत परिवर्तन कहलाते हैं, यानी कांग्रुएंट जो है यानी संगत परिवर्तन कहलाते हैं। आवृत्ति सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक होने पर इसे असंगत परिवर्तन कहा जाता है। यानी संगत से असंगत हो जाए या असंगत से संगत हो जाए तो इसे नकारात्मक परिवर्तन या असंगत परिवर्तन कहा जाता है। आवृत्ति में संगत परिवर्तन होना असंगत परिवर्तन होने की तुलना में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ये बात समझिएगा। असंगत परिवर्तन तब होते हैं जब या तो आवृत्ति में ही या असंगति हो या आवृत्ति उभयनिष्ठ हो, ठीक है। यानी पहला नंबर लिख लीजिए, नंबर 1 संगत हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रुएंट, ठीक है। नंबर 1 किसी विषय के प्रति रुझान जो सकारात्मक था उसका और अधिक सकारात्मक होना। किसी विषय के प्रति रुझान जो सकारात्मक था उसका और अधिक सकारात्मक होना। नंबर 2 किसी विषय के प्रति रुझान जो नकारात्मक था उसका और अधिक नकारात्मक होना। ये क्या कहलाता है, हमारा संगत परिवर्तन कहलाता है। लिख लीजिए। किसी विषय के प्रति रुझान जो सकारात्मक था उसका और अधिक सकारात्मक होना। अगला, किसी विषय के प्रति रुझान जो नकारात्मक था उसका और अधिक नकारात्मक होना। अब असंगत हम जानेंगे। असंगत क्या है। असंगत परिवर्तन यानी इनकांग्रुएंट क्या है, यानी पहले नापसंद था फिर पसंद करने लगे। यानी पहले पसंद या सकारात्मक था, जैसे मैंने बताया कि अगर पहले सकारात्मक था बाद में क्या हो गया, नापसंद या नकारात्मक हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिए। नंबर 1 पहले नापसंद था, कॉमा, फिर पसंद करने लगे। नंबर 2 पहले पसंद या सकारात्मक था बाद में नापसंद हो गया, ठीक। यह है हमारा असंगत परिवर्तन यानी इनकांग्रुएंट चेंज, ठीक। लिख लिए। अब
हेडिंग डाल लीजिए मेथड ऑफ एटीट्यूड चेंज, मेथड ऑफ एटीट्यूड चेंज। यानी आवृत्तियों में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं, क्या मेथड हो सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ एटीट्यूड चेंज। मेथड ऑफ एटीट्यूड चेंज कैसे, किन किन फैक्टर से हम जो है, क्या फैक्टर हो सकते हैं एटीट्यूड चेंज करने के, एक एक करके अभी देखते हैं। पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम लोग जो है एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम लोग एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है रोल चेंज, यानी भूमिका परिवर्तन। एक एक करके अभी देखेंगे, लिख लीजिए पहले। दूसरा रोल चेंज। तीसरा है इन्फोर्स्ड कांटेक्ट, यानी बाध्यकारी संपर्क। बाध्यकारी संपर्क, इससे हम चेंज कर सकते हैं। चौथा हो सकता है ग्रुप्स, ग्रुप से हम जो है एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। पांचवा है परसुएशन, परसुएशन। इससे एटीट्यूड चेंज के लिए किया गया कोई संवाद, यानी परसुएशन क्या है, एटीट्यूड चेंज के लिए किया गया कोई संवाद। अभी देखेंगे परसुएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्सनालिटी चेंज, छठा हो सकता है पर्सनालिटी चेंज। तो ये जो है मेथड होते हैं क्या करने के, किसी का एटीट्यूड चेंज करने के मेथड हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। पर्सनालिटी चेंज यानी व्यक्तित्व में परिवर्तन, लिख लिया। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। अब हम देखेंगे परसुएशन। अच्छा, पहले उस पर बात कर लेते हैं, ये जो है ना कि कैसे चेंज कर सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। परसुएशन पे तो बाद में आ जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना से हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी का एटीट्यूड। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये जान लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कैसे हम किसी की जो है एटीट्यूड में चेंज कर सकते हैं। तो होता यह है कि आवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष जो है किसी व्यक्ति को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निर्मित होता है। यानी जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो इससे क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन आता है और आवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यदि व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताएं बेहतर हों तो यह विधि अधिक कारगर होती है। यदि यह अतिरिक्त सूचना परिचर्चा के माध्यम से या सामूहिक रूप से दी जाए तो अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, इस तरह हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम किसी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, रोल चेंज, यानी भूमिका परिवर्तन। भूमिका परिवर्तन कैसे, भूमिका परिवर्तन हम कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए एक परंपरागत धारणा, जैसे विशेषकर गृहिणियों की स्थिति में है। जैसे मान लीजिए घर में जो है हमारे जो लेडीज़ हैं वो वर्क करती हैं, ठीक है, कि औरतें काम नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे एक धारणा बना के रखे हैं कि औरतें काम नहीं करती हैं। यदि पुरुष महिलाओं की भूमिका निभाकर देखें तो यह आवृत्ति परिवर्तित हो सकती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, यानी एक सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार जो है क्या हुआ था कि गृहिणियाँ अपने कामकाजी पति की तुलना में प्रति सप्ताह लगभग दुगना काम करते हैं। यानी हम देखते हैं, हम जैसे बाहर का काम करते हैं, ठीक है, बाहर का काम करते हैं तो हमें लगता है घर में रहने वाली औरतें सिर्फ खाना बना ली, झाड़ू पोछा बर्तन कर ली, हो गया, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती। लेकिन एक बार रोल चेंज करके देखिए, एक दिन आप वही काम करके देखिए और औरतों को बाहर वाला काम करने दीजिए, फिर देखिए कि कितना कठिन होता है जितना वो वर्क करती हैं और आप वर्क करते हैं। दोनों की तुलना कर लीजिए और खुद पता चल जाएगा। तो रोल चेंज से किसी की जो है एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को लगता है ऐसा कि जो है वो ऐसा है, जो है उसके एटीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये सारी जो है चीज़ें होती हैं जिनसे किसी के भूमिका परिवर्तन, मतलब एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं उसका। तो रोल चेंज हो गया। तीसरा है इन्फोर्स कांटेक्ट, यानी बाध्यकारी संपर्क।
इन्फोर्स कांटेक्ट कैसे? जैसे इन्फोर्स कांटेक्ट क्या होता है? इन्फोर्स कांटेक्ट होता है बाध्यकारी संपर्क का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए जिसके प्रति उसकी आवृत्ति नकारात्मक हो। यानी जैसे यूएसए है, ठीक है, यूएसए में ब्लैक एंड वाइट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती है। वहाँ जो है वाइट्स ब्लैक को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, ब्लैक्स वाइट्स को पसंद नहीं करते हैं। तो अमेरिका में काले व गोरे बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है? उससे गोरे बच्चों की आवृत्ति में परिवर्तन आता है, ठीक है, और काले बच्चों के प्रति अधिक सकारात्मक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, यानी वो लोग जो छोटे बच्चे हैं वो जान जाते हैं कि ब्लैक्स जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। हालांकि उनके मन में ऐसा चलता रहता है कि जो ब्लैक्स हैं वो खराब होते हैं, गंदे होते हैं। तो ये हो गया इन्फोर्स कांटेक्ट। ग्रुप्स में कैसे हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ग्रुप्स में कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे आप जो है किसी परंपरागत परिवार का विद्यार्थी है, ठीक है, और अपनी उच्च शिक्षा के लिए जेएनयू जाए, ठीक है, तो संदर्भ समूह परिवर्तित हो जाने के कारण उच्च शिक्षा पूरी करते करते उसकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो संदर्भ परिवार में रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो जेएनयू जाके पढ़ाई करता है, तो उसके माइंड में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक। परसुएशन क्या है? परसुएशन को समझ लीजिए। परसुएशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुनयन, ठीक है, अनुनयन। अभी आगे परसुएशन पढ़ाएंगे। एटीट्यूड चेंज के लिए किया गया कोई संवाद जो है परसुएशन कहलाता है, ठीक है। यानी क्या है? यह विशेष प्रकार का अभिव्यक्ति है या संप्रेषण है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आवृत्ति परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसे जो है अभी हम समझेंगे आगे। पर्सनालिटी चेंज क्या हो सकती है? पर्सनालिटी चेंज करके जो है हम कैसे जो है किसी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई इंट्रोवर्ट है, जैसे मान लीजिए आप बहुत शर्मीले टाइप के हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं, और आप जो है सजग नहीं रहते हैं, हर जगह जाने पे आप सहज महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं, मुझसे कोई बात ना करे, या कहीं जाके सहज महसूस नहीं करते, तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे अंतर्मुखी व्यक्ति को जो है सामाजिक समारोहों के प्रति सामान्यतः एक नकारात्मक आवृत्ति विकसित कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है तो सामाजिक समारोहों के प्रति उसकी आवृत्ति परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे जो शाई व्यक्ति हैं, जो सहज महसूस नहीं करते हैं, उनको ले जाइए समाज के से मिलवाइए, जो है लोगों से मिलवाइए, ठीक है, उनके साथ अच्छे से बातचीत करिए, तो सहज महसूस करेंगे, तो उनके क्या होगा? एटीट्यूड में चेंज आएगा, ठीक है। जो पहले सकारात्मक या नकारात्मक आवृत्ति रखे थे उससे चेंज हो जाएंगे। अब हम जानेंगे परसुएशन क्या है। जैसे मैंने बोला ना कि परसुएशन आगे पढ़ेंगे, तो परसुएशन क्या है? तो परसुएशन की हिंदी होती है अनुनयन। क्या होती है? अनुनयन या विश्वासोत्पादन। क्या होती है? विश्वास लिखा होता है, विश्वासोत्पादन, विश्वासोत्पादन, ठीक है। ये अनुनयन की हिंदी होती है, अनुनयन या विश्वासोत्पादन, यानी परसुएशन की। अब परसुएशन है क्या? सबसे बड़ी बात जानने की हमें ये ज़रूरत है कि परसुएशन है क्या। बहुत बातचीत होती है कि परसुएशन परसुएशन, तो परसुएशन है क्या वो जानना है। तो परसुएशन लिख लीजिए, हेडिंग डाल के, परसुएशन क्या है? ऐसा कोई भी अभिव्यक्ति, लिखिए, ऐसा कोई भी अभिव्यक्ति, ऐसा कोई भी अभिव्यक्ति या संवाद, या संवाद जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय के अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड में परिवर्तन करना, में परिवर्तन करना, में परिवर्तन करना।
अब देखिए एटीट्यूड चेंज जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक आरंभिक दृष्टिकोण से, एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, यानी एक इनिशियल अप्रोच से, एक कॉग्निटिव अप्रोच से। कैसे? जो है जैसे आरंभिक दृष्टिकोण से करना है तो आरंभिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुनयन करने वाला व्यक्ति कौन है, वह कौन सी आवृत्ति परिवर्तित करना चाहता है, किसकी आवृत्ति परिवर्तित करना चाहता है और किस माध्यम से परिवर्तित करना चाहता है, इन सभी पक्षों का विचार करते हुए अनुनयन को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक। और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में अनुनयन की प्रक्रिया को समझने पर बल दिया जाता है। ठीक है। इस दृष्टिकोण का केंद्रीय प्रश्न है कि अनुनयन कैसे किया जाता है। ठीक, अभी आगे सारा समझेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए, अब जैसे मान लीजिए एटीट्यूड चेंज है क्या, उदाहरण के लिए समझेंगे विज्ञापन। विज्ञापन के माध्यम से जो है, अब जैसे समाचार हम पत्र पढ़ते हैं, यदि मान लीजिए किसी जाति, किसी समुदाय, किसी चीज़ के प्रति हम कुछ ऐसी भावना रखते हैं, ठीक है, कुछ दिमाग में विचार रखते हैं, या राजनीति के प्रति कुछ ऐसा विचार रखते हैं, कोई समाज के प्रति ऐसा विचार रखते हैं, तो हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से हमको जानकारी होती है। ठीक है, या टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, उसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, तो हमको पता चलता है कि जो अभी तक हम जान रहे थे वो सही नहीं है, यानी पूर्व धारणा जो हमारे मन में बनी हुई थी वो सही नहीं है, या गलत है या सही है, जो है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक, तो जो है उससे हम ठीक ठाक अपना जो है एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। किसी के राजनीतिक भाषण से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा राजनेता जो अच्छा भाषण देता हो, उसके जो है भाषण से हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? कोई बिजनेस प्रपोजल आया हो, उससे हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। कोई फिल्म हो, कोई आइडिया हो, उससे, कोई साहित्य लिटरेचर आप पढ़े हो, उससे एटीट्यूड चेंज हुआ हो आपका। ठीक है, आप परसुएड हो, उसी को परसुएड होना कहते हैं, यानी आपके मन में जैसा विचार चल रहा था, आपकी आवृत्तियां जैसे पहले थीं उससे बदल गई। ठीक, तो वो होता है परसुएशन। कौन करता है? ठीक है, तो कौन, पहला है कौन, हेडिंग डाल लीजिए कौन, यानी परसुएजर कौन कर सकता है। कौन कर सकता है? तो पहला तो होता है परसुएडर। ठीक, परसुएडर यानी इसको हिंदी में कहते हैं अनुनय करता। ठीक है, एक परसुएडर यानी सहमति बनाने वाला होता है या अनुनय करता। ठीक, कौन कर सकता है? तो परसुएडर कर सकता है। परसुएडर कैसा होना चाहिए? वो विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए, यानी जिसके अंदर एचपी करने की क्षमता हो। अब एचपी आप पूछेंगे क्या है, तो एचपी का हम लिखते हैं हृदय परिवर्तन, फुल फॉर्म है हृदय परिवर्तन, ऐसे शॉर्टकट एचपी लिखते हैं। आप हृदय परिवर्तन लिख के आइएगा, एचपी मत लिख के आइएगा एग्जाम में, नहीं तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। या तो मैं ऐसे ही लिख लिया एचपी। ठीक है, हृदय परिवर्तन यानी विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए, यानी जो किसी का जो है एटीट्यूड को चेंज कर सके, यानी एचपी करने की जिसके अंदर, यानी हृदय परिवर्तन करने की क्षमता हो, उसकी शाख बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, क्रेडिट्स वाला व्यक्ति हो तभी वो परसुएट कर पाएगा। समान, कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए उसका, तब जो है वो परसुएडर बन पाएगा और परसुएड कर पाएगा। यानी आवृत्ति परिवर्तन में सफलता के लिए अनुनयकर्ता को विश्वसनीय होना चाहिए। विशेषज्ञों को सामान्यतः विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। जैसे डॉक्टर द्वारा टूथपेस्ट का विज्ञापन, परंतु विशेषज्ञ के अतिरिक्त कोई अन्य विश्वसनीय व्यक्ति भी अनुनयकर्ता हो सकता है। ठीक, अब जो है कैसे, अब अगला है क्या, यानी जो परसुएशन है क्या। तो परसुएशन में जैसे अभी मैंने बताया कि क्या उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसका कंटेंट ऑफ मैसेज क्या होना चाहिए, विषय वस्तु क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? विषय वस्तु होना चाहिए भावनात्मक अपील, जैसे उसमें डर का माहौल हो। ठीक है,
जैसे मान लीजिए मैं जो है डर और समाधान के रूप में भावनात्मक अपील होनी चाहिए। भावनात्मक अपील तो हो लेकिन डर और समाधान के रूप में। जैसे मान लीजिए माउंटेन ड्यू का एक ऐड आता है कि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो डर भी दिखाया है और बता रहा है कि समाधान क्या है। आप डरेंगे लेकिन उसके आगे जीत भी है, तो ये भावनात्मक अपील है। यानी अप्रत्यक्ष संदेश की तुलना में जो है प्रत्यक्ष संदेश की तुलना में अप्रत्यक्ष संदेश अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट किसी कहेंगे डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप उसको कुछ और तरीके से दिखा रहे हैं तो लोग ज़्यादा समझेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन एक बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदारी, जिद्दी, अड़ियल, ईर्ष्यालु लड़का है, ठीक है। पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन हम देख सकते हैं, मोहन एक जिद्दी, अड़ियल, ईर्ष्यालु, बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार लड़का है। अब देखिए दोनों बातें मैंने बताई, दोनों बातें कैसे बताई। पहले में मैंने बताया कि मोहन एक बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार, यहाँ तक तो ठीक था। जिद्दी, अड़ियल, ईर्ष्यालु लड़का है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बताया कि मोहन एक जिद्दी, अड़ियल, ईर्ष्यालु, बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार लड़का है। देखिए दो बातें तो बताई मैंने, लेकिन दोनों जो है घुमा फिरा कर बताई, तो लोगों के ऊपर प्रभाव किस पे पड़ेगा, जो दूसरा वाक्य मैंने बताया। यानी तो जिन व्यक्तियों को सूचनाएं प्रथम वाक्य के क्रम में मतलब दी गई हैं, मैंने पहला वाक्य जो बोला उसके मन में मोहन की सकारात्मक छवि बनेगी, जबकि जिनको मोहन की विशेषताएं दूसरे क्रम में बताई गई हैं उसके मन में मोहन की नकारात्मक छवि बनेगी, ठीक। तो पहले आप जो बताना चाहते हैं, जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो बताइए। यानी इनडायरेक्ट मैसेज के आधार पर, अप्रत्यक्ष संदेश के आधार पर स्पष्ट हो संदेश आपका, लेकिन सीधे ना होकर घुमा फिरा कर कहा गया हो, ठीक। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, ठीक। अब आगे देखेंगे किसे, यानी किसे परसुएट करना है, ठीक है। किसे किया जा सकता है, किसको परसुएट आप कर सकते हैं। तो परसुएट करने के लिए टारगेट ऑडियंस ग्रुप कौन होना चाहिए, तो बूढ़े व्यक्ति को परसुएट करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। आप बूढ़े व्यक्ति को कभी परसुएट नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि वो सब कुछ जान के बैठे हुए हैं, ठीक है। वो सब कुछ देख लिए हैं अपने जीवन में, तो उनको परसुएट करना मुश्किल होता है, ठीक। और क्या हो सकता है, एग्रेसिव यानी उग्र व्यक्ति को भी परसुएट करने से बचना चाहिए। और आत्मसम्मान ज़्यादा वाले व्यक्ति पर भी आप परसुएट नहीं कर सकते, ठीक है। परसुएशन उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति से कैसे बचना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप बूढ़े व्यक्ति को कितना भी लाख समझाएं कि दुनिया जो है मॉडर्न हो गई है, इसमें ये अच्छाइयाँ हो गई हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होंगे। कहेंगे पुराना ज़माना ही सबसे बेहतर था, आज का ज़माना में कुछ ऐसा बेहतर नहीं है, ठीक। एग्रेसिव वाले व्यक्ति को कैसे, एग्रेसिव जो मतलब बहुत आक्रामक व्यक्ति रहता है, ठीक है, उग्र व्यक्ति रहता है, उसको आप कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छाइयाँ हैं ये बुराइयाँ हैं, वो अपनी ही बात मानने को जो है तैयार रहेगा। एग्रेसिवपन रहेगा उसके अंदर कि किसी चीज़ को लेके जो वो मानेगा वही सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत। और आत्मसम्मान वाले ज़्यादा व्यक्ति को भी आप परसुएड नहीं कर सकते, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान भरा, उसके अंदर आप कुछ भी उसको बताना चाहेंगे वो मानने को तैयार नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी बात जानेगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को आप परसुएट नहीं कर सकते। कैसे करना है, मतलब किससे परसुएशन करना है, ठीक है। तो मेथड क्या होना चाहिए, तो बोलने की गति को आप तीव्र रखें, ठीक है। परसुएट कैसे करना है, बोलने की गति को अपने तीव्र रखें, ठीक। संवाद दोनों तरफ से हो तो बेहतर है, ठीक है। परसुएशन में संवाद जो है दोनों तरफ से हो तो बेहतर है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन 1 to 1 यानी सीधे संवाद होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई श्रोता हो, वो सुन रहा है आपको, ठीक है, और आप भी उसको सुन रहे हैं, तो व्यक्ति को संदेश तब दिया जाए जब उसके साथ और लोग भी उपस्थित हों। तो एकांत में दिए संदेश की तुलना में जो है आवृत्ति परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है। जब पूरा समूह प्रभावित होता है तो हर व्यक्ति में यह विश्वास भी बना रहता है कि संदेश सचमुच प्रभावशाली रहा और इसके लिए उस पर प्रभाव हुआ, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, लिखते जाइएगा, सिर्फ कहानी की तरह सुनिएगा मत, लिखते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक, अब प्रोसेसिंग कैसी हो, तो जो परसुएशन की प्रोसेसिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक सिस्टमेटिक होती है, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होती है। कैसी होती है? सिस्टमेटिक होती है और ह्यूरिस्टिक होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक क्या होती है? यानी गंभीरता के साथ दिमाग लगाकर कोई फैसले करना, वो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग होती है। ठीक, और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है? बिना ज़्यादा दिमाग लगाए समझ रूप में फैसले करना। सिस्टमेटिक का मतलब क्या हो गया? यानी व्यवस्थित संसाधन के रूप में। ठीक, यानी व्यक्ति सामान्यतः न्यूनतम खर्च करना चाहता है। इसका यह अर्थ है कि अनायास संसाधन सामान्य, किसी व्यक्ति को व्यवस्थित संसाधन लाने के लिए विशेष स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो उसकी परिस्थितियों तथा अभिप्रेरणाओं से निर्मित होते हैं, यानी निर्धारित होता है। ठीक है, अब कैसे? जैसे मान लीजिए गंभीरता के साथ, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की लगाने की ज़रूरत पड़े, तो वो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग होती है। छोटे मोटे फैसले जो आसानी से हो जाएं, सहज रूप में हो जाए, बिना दिमाग लगाए हो जाए, तो वो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग वाले फैसले होते हैं। ठीक, तो ये हो गई जो है सिस्टमेटिक और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग की बात। एग्जाम में अगर आ जाता है तो थोड़ा बहुत लिखने रहेगा, बस इतना ही लिख दीजिएगा कि ह्यूरिस्टिक और सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग क्या है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा तो परसुएशन के साथ पूछेगा। क्रिएटिविटी कैसे? क्रिएटिविटी जो है इंटेलिजेंस तरीके से, तो क्रिएटिविटी दो तरह की होती है, एक फ्लूइड होती है जिसे तरल बुद्धिमत्ता कहते हैं, एक होती है क्रिस्टलाइज यानी ठोस। तरल और ठोस में जो है अंतर कैसे? तरल कैसे होती है? क्रिएटिव समाधान वाली बुद्धिमत्ता होती है। जैसे मान लीजिए आप शादी का कार्ड जो है बनवाने के लिए दे रहे हैं। शादी के कार्ड में जो है अब दो लोगों को दिखाइए, एक बूढ़े को, एक बच्चे को। बच्चा ऐसे इतने बेहतरीन डिज़ाइन बना देगा, इतने बेहतरीन डिज़ाइन बना देगा कि उसके अंदर की क्रिएटिविटी एकदम नयापन लाएगी, जो समाज में शायद ना देखी गई हो। लेकिन बुजुर्ग अगर उसी कार्ड को देखेगा तो कुछ ठीक है, लेटर इधर उधर कर देगा और कुछ नाम में परिवर्तन कर देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, कहेगा बस कार्ड ठीक है। यानी उसके अंदर जो है क्रिएटिव समाधान जो है नहीं कर सकता है। बच्चे ये क्रिएटिव समाधान करने वाली बुद्धिमत्ता रखते हैं। क्रिस्टलाइज ठोस बुद्धिमत्ता कौन रखता है? तो बच्चे नहीं रखते हैं। यानी लंबे अनुभव के बाद ऐसी बुद्धिमत्ता आती है। ठीक है, जैसे बुजुर्ग हो गए, कोई चीज़ जानना है, कोई समझना है, तो वो लंबे अनुभव के बाद आती है। तो किसको आएगी? जो उम्रदराज व्यक्ति होगा। ठीक है, पर्सनालिटी कितने तरह की होती है? तो पर्सनालिटी होती है तीन प्रकार की। पर्सनालिटी ही तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो एग्रेसिव होती है, जिसे डोमिनेंट यानी दबंग तरह की। ठीक है, दबंग तरह की पर्सनालिटी हो गई। दबंग तरह की पर्सनालिटी कौन हो गई? आप समझ ही सकते हैं, जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, लड़ाई झगड़े वाले रहते हैं। ठीक है, दूसरी होती है सबमिसिव टाइप की, यानी दब्बू किस्म की पर्सनालिटी होती है। जो मान लीजिए कोई कुछ हो गया, वो ठीक है जाने दो, ठीक है जाने दो, मतलब डरते रहते हैं, दब्बू होते हैं, वो आगे बढ़ के चैलेंज स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और जो एग्रेसिव होते हैं वो हर तरह के चैलेंजेस स्वीकार करते रहते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, एग्रेसिव रहते हैं हर चीज़ को लेके। और तीसरी किस तरह की होती है? वो असर्टिव, जो सहज रहते हैं। ठीक है, जो हुआ ठीक है, जो नहीं हुआ वो भी ठीक है, मतलब सहज है, हर एक चीज़ से सहज है। तो पर्सनालिटी हो गई तीन तरह की। अब आवृत्ति परिवर्तन में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी? हेडिंग डाल लीजिए, अभिवृत्ति परिवर्तन में आने वाली कठिनाइयाँ। आवृत्ति परिवर्तन में आने वाली कठिनाइयाँ। नंबर 1 रिएक्टेंस यानी प्रतिघात। नंबर 2 फॉरवार्मिंग यानी पूर्व चेतावनी। नंबर 3 सेलेक्टिव अवॉइडेंस यानी चयनात्मक परिहार।
नंबर 4 बायस्ड एसिमिलेशन यानी पक्षपाती श्रृंगीकरण, और नंबर 5 एटीट्यूड इनोकुलेशन यानी आवृत्ति टीका। ठीक है, बारी बारी से लिख लीजिए और इनको बारी बारी से अभी हम देखते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस प्रतिघात नंबर 1 यानी आवृत्ति परिवर्तन में आने वाली कठिनाई कौन कौन सी हो सकती है। नंबर 1 रिएक्टेंस, नंबर 2 फोर वार्मिंग यानी पूर्व चेतावनी, नंबर 3 सेलेक्टिव अवॉइडेंस, नंबर 4 बायस्ड एसिमिलेशन, नंबर 5 एटीट्यूड इनोकुलेशन आवृत्ति टीका। लिख लीजिए। तो बारी बारी से इन सबको देखते हैं। नंबर 1 रिएक्टेंस। रिएक्टेंस है क्या? रिएक्टेंस को प्रतिघात कहते हैं या प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति परिवर्तन में जो असफलता होती है उसमें पहला कारण होता है रिएक्टेंस यानी प्रतिघात या प्रतिक्रिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि संप्रेषक यानी जो संप्रेषक है वो श्रोता पर आवृत्ति परिवर्तन के लिए अत्यधिक दबाव बनाता है तो श्रोता को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में लगने लगती है। उसे लगता है कि बिना उसकी सहमति के उसके विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में श्रोता में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह अनुनयकर्ता के संदेश का विरोधी हो जाता है। जैसे यदि कोई दुकानदार किसी ग्राहक पर कोई वस्तु खरीदने के लिए विशेष दबाव या अत्यधिक दबाव बनाता है तो ग्राहक उस वस्तु को नहीं खरीदता है। ठीक, तो लिख लीजिए आवृत्ति परिवर्तन के लिए, रिएक्टेंस में लिख लीजिए आवृत्ति परिवर्तन के समय ज़्यादा दबाव ना बनाइए। ठीक, स्वायत्तता इससे खत्म हो जाती है। ठीक है, लिख लीजिए आवृत्ति परिवर्तन के समय ज़्यादा दबाव ना बनाइए, स्वायत्तता खत्म हो जाती है। ठीक, क्या जैसे लिख लीजिए उदाहरण के रूप में जो बताया मैंने कि यदि कोई दुकानदार, लिख लीजिए यदि कोई दुकानदार, उदाहरण जरूर लिख के आइएगा, उदाहरण में ठीक ठाक नंबर मिलते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी ग्राहक पर कोई वस्तु विशेष खरीदने के लिए अत्यधिक दबाव डालता है तो ग्राहक उस वस्तु को नहीं खरीदता। ठीक, अब अगला फोर वार्मिंग देखते हैं। फोर वार्मिंग हेडिंग डाल लीजिए। फोर वार्मिंग यानी पूर्व चेतावनी। पूर्व चेतावनी है क्या? पूर्व चेतावनी वो होती है अगर किसी व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाए कि उसकी आवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं आवृत्ति बोलूँ वहाँ समझ लीजिएगा एटीट्यूड। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। यानी अगर किसी व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाए कि उसकी आवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो क्या होगा? वो सावधान हो जाएगा। ठीक है, और मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा कि उसे प्रभावित नहीं होना है। ठीक, पूर्व चेतावनी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी स्मृति में ऐसे तथ्यों को संग्रहित करने का समय मिल जाता है जो अनुनयन को गलत साबित कर सके, यानी पर्सुएशन को गलत साबित कर सके। इसलिए पूर्व चेतावनी की स्थिति में आवृत्ति परिवर्तन काफी कम होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो यानी लिख लीजिए जब भी किसी को परसुएड करने वाले हों, लिख लीजिए इसमें जब भी किसी को परसुएड करने वाले हों
उसको पता न चलने पाए, उसको पता न चलने पाए, उसको पता न चलने पाए कि आप परसुएड करने वाले हैं, कि आप परसुएड करने वाले हैं, कि आप परसुएड करने वाले हैं। ठीक, पहले से पता चल जाएगा तो सावधान हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेलेक्टिव अवॉइडेंस, हेडिंग डाल लीजिए, सेलेक्टिव अवॉइडेंस। सेलेक्टिव अवॉइडेंस को हिंदी में हमने क्या बताया था? चयनात्मक, चयनात्मक उपेक्षा, चयनात्मक उपेक्षा, सेलेक्टिव अवॉइडेंस। तो सेलेक्टिव अवॉइडेंस क्या है? लिखिए, लिखिए, यदि श्रोता को, यदि श्रोता को, श्रोता को संप्रेषक के तर्क, संप्रेषक के तर्क गलत लगने लगते हैं, गलत लगने लगते हैं, तो अपनी, तो अपनी आवृत्ति को बनाए रखने के लिए, अभिवृत्ति को बनाए रखने के लिए वह तर्कों तथा तथ्यों के प्रति, वह तर्कों तथा तथ्यों के प्रति, वह तर्कों तथा तथ्यों के प्रति उपेक्षा बरतने लगता है, उपेक्षा बरतने लगता है। जैसे, जैसे लिखिए, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, मानने वाले निरीश्वर विचारों के प्रति, निरीश्वर विचारों के प्रति, निरीश्वर विचारों के प्रति उपेक्षा बरतते हैं, उपेक्षा बरतते हैं, या सामंती विचारों के, या सामंती विचारों के व्यक्ति, व्यक्ति समतामूलक, समतामूलक या लोकतांत्रिक विचारों से, या लोकतांत्रिक विचारों से दूर भागते हैं, दूर भागते हैं, दूर भागते हैं। यानी आप समझें, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो है, यदि कोई आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, और व्यक्ति स्वयं को उसके माध्यम से परिभाषित करता है, परंतु अनुनयन के द्वारा उसे बदलने का प्रयास किया जाए, तो वह आवृत्ति, अपनी आवृत्ति को बचाए रखने के लिए उन तर्कों और तथ्यों को उपेक्षा करने लगता है जो उससे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, यानी उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण में जैसे आस्तिक व्यक्ति है, आस्तिक व्यक्ति जो होता है ऐसे तर्कों को नहीं सुनते जो उनकी आस्तिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यानी ईश्वर को मानने वाले लोग वो सब चीज़ें नहीं सुनना पसंद करते हैं जो ऐसे तथ्य या तर्क हों जो लगे कि ईश्वर नहीं, ऐसे ऐसे तथ्य या तर्क। ठीक, अगला देखते हैं, बायस्ड एसिमिलेशन क्या है? बायस्ड एसिमिलेशन, बायस्ड एसिमिलेशन की हम हिंदी क्या देखे थे? तो बायस्ड एसिमिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं पूर्व सूचना, पक्षपात पूर्ण सूचना या अवृत्त ध्रुवीकरण, पक्षपात पूर्ण सूचना या अवृत्त ध्रुवीकरण। तो पक्षपात पूर्ण सूचना क्या हो गई? तो लिख लीजिए, पक्षपात पूर्ण सूचना का ग्रहण का अर्थ है, पक्षपात पूर्ण सूचना ग्रहण का अर्थ है
अर्थ है अपनी आवृत्ति के विपरीत, अपनी आवृत्ति के विपरीत दिखाई देने वाली सूचना, दिखाई देने वाली सूचना को संदेह की दृष्टि से देखना, को संदेह की दृष्टि से देखना। को संदेह की दृष्टि से देखना यानी क्या हो गया कि आवृत्ति ध्रुवीकरण इससे भी ज़्यादा जटिल है, यानी जिसमें व्यक्ति मिश्रित सूचनाओं की व्याख्या भी इस प्रकार करता है कि मानो उसकी आवृत्ति का समर्थन कर रही। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि अयोध्या की खुदाई के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। इसके आधार पर हिंदू व मुसलमान दोनों ने अपने पक्ष को सही पाया, ठीक। तो क्या हुआ कि हिंदू पक्षों को जो है मंदिर माना गया और मुसलमान पक्षों को ज़मीन अलग से दी गई, ठीक। तो इससे क्या हुआ, यानी पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण का अर्थ क्या हो गया कि आवृत्ति के विपरीत अगर कुछ सूचनाएं दिखाई देने लगे तो सूचना को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि जो है ASI की रिपोर्ट गलत है, ठीक। ऐसे जो है उनके मन में भ्रांतियां बन गई, ठीक। तो ये हो गया बायस्ड एसिमिलेशन। अब अगला है एटीट्यूड इनोकुलेशन। एटीट्यूड इनोकुलेशन, हेडिंग डाल लीजिए एटीट्यूड इनोकुलेशन। एटीट्यूड इनोकुलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति का टीका, आवृत्ति का टीका। एटीट्यूड इनोकुलेशन, टीका, आवृत्ति का टीका लिख लीजिए इसमें। लिखिए, इस शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है कि जो विचार व्यक्ति की जो विचार व्यक्ति की आवृत्ति बदल सकते हैं, आवृत्ति बदल सकते हैं, आवृत्ति बदल सकते हैं बहुत सीमित प्रभाव के साथ, बहुत सीमित प्रभाव के साथ, कमा यदि उन्हें पहले से ही, यदि उन्हें पहले से ही बता दिए जाएं, बता दिए जाएं, बता दिए जाएं और उनका विरोधी पक्ष, और उनका विरोधी पक्ष, विरोधी पक्ष भी स्पष्ट कर दिया जाए, भी स्पष्ट कर दिया जाए, भी स्पष्ट कर दिया जाए तो ये विचार, तो ये विचार टीके की तरह काम करते हैं, टीके की तरह काम करते हैं, टीके की तरह काम करते हैं और व्यक्ति नए विचारों को, और व्यक्ति नए विचारों को तटस्थ होकर स्वीकार नहीं करता, और व्यक्ति नए विचारों को तटस्थ होकर स्वीकार नहीं करता। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आवृत्ति का टीका। जैसे बचपन में ही उसको कुछ ऐसी बात बता दी जाए, ठीक है, तो वो ऐसा उसके मन में डाल दिया जाए कि वो पूरे जीवन उस बात को सही माने और बाकी चीज़ों को वो गलत माने, ठीक है। यानी पहले से ही बता दिया जाए कोई ऐसी बात और उनका विरोधी पक्ष भी स्पष्ट कर दिया जाए, तो ये विचार टीके की तरह काम करते हैं। टीका जैसे हम लोग बचपन में लगवा लेते हैं पोलियो का टीका, तो जीवन भर हमको पोलियो नहीं होता है,
ठीक है। तो व्यक्ति नए विचारों को तटस्थ होकर स्वीकार नहीं कर पाता है। तो यही होता है एटीट्यूड इनोकुलेशन। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हेडिंग डाल लीजिए राजनीतिक आवृत्तियां। राजनीतिक आवृत्तियां हेडिंग डाल लीजिए। राजनीतिक आवृत्तियां। यानी राजनीतिक आवृत्तियों को अगर हम देखें तो राजनीति जो है किसी देश की दशा या दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीति किस दिशा में जाएगी और देश का शासन कौन चलाएगा, इन प्रश्नों का निर्धारण जनता के मतों से होता है। ठीक है, अतः जनता राजनीति का निर्धारक तत्व होती है। ठीक है, वह राजनीति की दिशा को अपनी राजनीतिक आवृत्ति के आधार पर तय करती है। यानी जनता का जिस पे जो है विचार आ जाएगा, एटीट्यूड जिस अनुसार होगा जनता का, उसी अनुसार वो अपना चुनेगी, अपना प्रधान चुनेगी। ठीक है, मतलब प्रधानपति भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा राजनीतिक दल का रुझान किस पे रहेगा, ये निर्भर करता है। ठीक है, जैसे राजनीति के प्रति जो है आवृत्ति कई रूपों में अभिव्यक्त होती है। सबसे पहले तो संपूर्ण राजनीति के प्रति एक सामूहिक आवृत्ति है जो प्रायः नकारात्मक है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मध्य वर्ग में व्याप्त है। ठीक है, और राजनीति शरीफों के लिए नहीं है, सिर्फ धनी ही राजनेता बन सकते हैं। राजनीति तो काजल की कोठरी है, जैसे वाक्यों में अभिव्यक्ति होती है। जैसे जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो क्या सोचता है, राजनीति तो भैया जिसके पास धन है वही के काम है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। ठीक, यानी धनी राजनेताओं का काम है। यह शरीफों के लिए नहीं है, भैया जो राजनेता हैं वो शरीफ नहीं होते हैं, बलात्कारी होते हैं, मर्डर होते हैं। आप मर्डर करेंगे, बलात्कार करेंगे, चोरी डाका करेंगे, धन लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तभी आप राजनेता बन सकते हैं। ऐसे ऐसे मन में भ्रांतियां बनी हुई है, एटीट्यूड बना हुआ है। ठीक है, राजनीति को लेके मिडिल क्लास में। ठीक है, तो ऐसे क्या है, यह आवृत्ति समाज व व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न करती है, क्योंकि इस आवृत्ति के चलते बेहतर लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहते। इस आवृत्ति को हाल ही के वर्षों में सबसे बड़े जन आंदोलन यानी अन्ना आंदोलन में भी देखा जा सकता है, जिससे राजनीति में भाग लेने के मुद्दे पर फूट पड़ गई। ठीक है, अब देखिए जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब एग्जाम में लिख के मत आइएगा, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, इन सबको लिखना नहीं है। अब राजनीतिक आवृत्तियाँ हैं क्या, ये हमको देखना है। तो राजनीतिक आवृत्तियाँ जो है राजनीतिक विषयों से हो सकती हैं। राजनीतिक विषयों में कौन कौन सी, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं, लिखते जाइएगा। राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक दल हो सकते हैं, कोई राजनेता हो सकता है, कोई राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती है, राजनीतिक निर्णय हो सकती है, मुद्दे हो सकते हैं। लिख लीजिए एक एक करके। आवृत्तियां जो एटीट्यूड होते हैं वो किस तरह का हो सकते हैं। राजनीतिक विषयों से कौन कौन से हो सकते हैं विषय, राजनीतिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, राजनीतिक दल हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती हैं, राजनीतिक निर्णय हो सकते हैं और मुद्दे हो सकते हैं। इस प्रकार की जो है राजनीतिक आवृत्तियां जो है होती हैं। अब कैसे बनती हैं, कैसे बनती हैं यह जानना जरूरी है। तो ये आवृत्तियां बनती हैं राजनीतिक समाजीकरण से। कैसे बनती हैं, राजनीतिक समाजीकरण से। राजनीतिक समाजीकरण से इसमें लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, राजनैतिक आवृत्तियों के निर्माण में, राजनैतिक आवृत्तियों के निर्माण में
आनुवांशिक और जीव वैज्ञानिक, आनुवांशिक और जीव वैज्ञानिक, आनुवांशिक और जीव वैज्ञानिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवांशिक और जीव वैज्ञानिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फुल स्टॉप। आनुवांशिक कारकों का संबंध, आनुवांशिक कारकों का संबंध उन विषयों से नहीं होता है, उन विषयों से नहीं होता है, उन विषयों से नहीं होता है जिनके लिए विशेष ज्ञान, जिनके लिए विशेष ज्ञान या सचेतनता की जरूरत होती है, या सचेतनता की जरूरत होती है, कॉमा कॉमा। जैसे किसी राजनीतिक प्रश्न पर, जैसे किसी राजनीतिक प्रश्न पर किसी की आवृत्ति सकारात्मक, किसी की आवृत्ति सकारात्मक होगी या नकारात्मक, कॉमा, यह जेनेटिक कारणों से तय नहीं होता, यह जेनेटिक कारणों से तय नहीं होता। जैसे ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनके बच्चे जो है राजनीति में नहीं गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो जेनेटिक कारणों से तय नहीं हुआ। कुछ लोग जो है जेनेटिक थे लेकिन वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए हैं। जैसे मान लीजिए गांधी परिवार को देख लीजिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, आप वो इसको गलत मत लीजिएगा। जैसे सफल नेता इंदिरा गांधी रही हैं, या जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, या जो है राजीव गांधी रहे हैं सफल नेता, लेकिन राहुल गांधी सफल नेता नहीं बन पाए। उनका राजनीति में उतना अच्छा जो है भूमिका परिवर्तन नहीं रहा, भूमिका नहीं रही है, ठीक है। तो जनता का रुझान किस तरफ होता है, जो मैंने ऊपर बताएं कुछ चीज़ें उसके अनुसार होता है, ठीक है। यानी संवाद कौशल अच्छा हो, जो है लोगों को एटीट्यूड चेंज कर सके। जैसे मोदी जी का बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं रहा है, बचपन में तो नहीं रहा है, वो किसी राजनेता के परिवार से तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो है वो सारे गुण रहे जो राजनेता में होने चाहिए, ठीक। तो ये जेनेटिक कारणों से तय नहीं होता है राजनीतिक आवृत्तियां। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राजनीति हमारे समाज, राजनीति हमारे समाज तथा जीवन को, तथा जीवन को, तथा जीवन को सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, प्रभावित करती है, फुल स्टॉप। राजनीति अकेला ऐसा माध्यम है, राजनीति अकेला ऐसा माध्यम है राजनीति अकेला ऐसा माध्यम है जो समाज तथा, जो समाज तथा संस्कृति में परिवर्तन ला सकती है, संस्कृति में परिवर्तन ला सकती है, फुल स्टॉप। जैसे सती प्रथा निषेध, जैसे सती प्रथा निषेध,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हमारी राजनीतिक व्यवस्था या हमारी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति कैसी होगी, राजनीति कैसी होगी, राजनीति कैसी होगी, इसे जनता तय करती है, इसे जनता तय करती है। फुल स्टॉप। समाज राजनीति में, समाज राजनीति में क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, इसे जनता की राजनीति, इसे जनता की राजनीतिक, इसे जनता की राजनीतिक, जनता की राजनीतिक मनोवृत्तियां तय करती हैं, मनोवृत्तियां तय करती हैं, तय करती हैं। फुल स्टॉप। लिख लिए। अब जैसे राजनीतिक आवृत्तियां जो होती हैं वो कई तरह की हो सकती हैं। पहली तो होती हैं, जैसे मान लीजिए पहली होती हैं रूढ़िवादी बनाम उदारवादी आवृत्ति, यानी कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल एटीट्यूड। ठीक, यानी कंजर्वेटिव टाइप की जो है वृत्तियां हो सकती हैं या उदारवादी हो सकती हैं। दूसरी हो सकती हैं दक्षिणपंथी बनाम वामपंथी आवृत्ति, यानी राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट एटीट्यूड। इसमें भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे चरम वामपंथी, उदार वामपंथी, उदार दक्षिणपंथी, चरम दक्षिणपंथी। ठीक है। चरम वामपंथी कौन से हो सकते हैं, जैसे सीपीआई। उदार वामपंथी कौन हो सकते हैं, जैसे कांग्रेस। उदार दक्षिणपंथी कौन हो सकते हैं, जैसे भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी यानी। चरम दक्षिणपंथी कौन हो सकते हैं, जैसे शिवसेना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। ठीक है। अब इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तीसरी तरह की आवृत्ति, राजनीतिक आवृत्ति कौन हो सकती है, जिसमें व्यक्तित्व केंद्र राजनीतिक बनाम मुद्दा केंद्रित राजनीति। जैसे व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति में कौन कौन से आ जाएंगे, नवनिर्माण, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो गई या शिवसेना हो गई। ठीक है। या मिश्रित राजनीति में कौन हो सकता है, नरेंद्र मोदी या ओबामा हो सकते हैं। मुद्दा केंद्रित राजनीतिक दल कौन हो सकते हैं, वामपंथी दल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं जो है राजनीतिक आवृत्तियां। ठीक। अब राजनीतिक आवृत्तियों का निर्माण, जैसे मैंने बताया था कि राजनीतिक आवृत्तियों का निर्माण जो है तथा उनमें परिवर्तन मुख्य रूप से सामाजिक कारकों के प्रभाव से होता है। ठीक है। परंतु अत्यंत गौण रूप से यह जेनेटिक व जैविक कारकों से भी प्रभावित होता है। जैसे मैक्लोस्की का प्रयोग जो है अपेक्षाकृत कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों का रूढ़िवादी तथा अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों का उदारवादी आवृत्ति की ओर झुकाव जेनेटिक व जैविक कारकों से माना जाता है। ठीक है, ऐसा जो है मैक्लोस्की मानते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नैतिक आवृत्तियां क्या है, यह देखेंगे कैसे बनती हैं और इसको कैसे बदला जा सकता है। तो नैतिक आवृत्तियां, हेडिंग डाल लीजिए, नैतिक आवृत्तियां। क्या है नैतिक आवृत्तियां, क्या है? तो नैतिक आवृत्तियां नैतिक व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें नैतिक मूल्य भी शामिल होते हैं। नैतिक आवृत्तियों में नैतिक व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें नैतिक मूल्य शामिल होते हैं नैतिक मुद्दों के द्वारा। ठीक है, नैतिक मुद्दे कौन से हो सकते हैं, जैसे यूथेनेशिया का मुद्दा है, समलैंगिकता का मुद्दा है, प्रेम विवाह का मुद्दा है। नैतिक विचारधाराएं भी इसी में शामिल होती हैं। ठीक है, नैतिक आवृत्तियों कैसे बनती हैं ये,
नैतिक आवृत्तियाँ, तो नैतिक आवृत्तियाँ हमारी बनती हैं ये सामाजिकरण से। नैतिक आवृत्तियाँ कैसे बनती हैं? सामाजिकरण से बनती हैं। सामाजिकरण कैसे? परिवार, मोहल्ला या समाज जो है हमारे रोल चेंजेज या एटीट्यूड चेंज में ठीक ठाक भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे अंदर नैतिक विचारधाराएं पैदा होती, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मित्र समूह हो। तो ये जो हमारा सामाजिकरण हो रहा है, यहाँ से हमारा जो है नैतिक आवृत्तियाँ हमारे अंदर बनती हैं, ठीक है। इसको कैसे बदला जा सकता है? तो उसी तरह बदला जा सकता है जैसे मैंने बताया था, एटीट्यूड चेंज यानी भूमिका परिवर्तन पहला तो देख सकते हैं। रोल चेंजेस से, रोल चेंजेस के बारे में बताया कि कैसे रोल चेंजेस होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से यानी अतिरिक्त सूचना से जो है हो सकते हैं, बदला जा सकता है नैतिक आवृत्तियाँ। बाध्यकारी संपर्क, इन्फोर्स कॉन्टैक्ट से बदला जा सकता है। अभी मैंने जो ऊपर बताया एक एक करके, समूह यानी ग्रुप से बदला जा सकता है और पर्सनालिटी चेंज से बदला जा सकता है। लिख लीजिए सारा कुछ जो है बताया ही मैंने। रोल चेंजेस, भूमिका परिवर्तन, अतिरिक्त सूचना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बाध्यकारी संपर्क, इन्फोर्स्ड कॉन्टैक्ट, समूह यानी ग्रुप्स, पर्सनालिटी चेंज यानी व्यक्तित्व परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे बदली जा सकती हैं। क्या? नैतिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा एटीट्यूड। हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। यहीं से नैतिक आवृत्तियों से हमारा जो है एटीट्यूड वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। जो प्रश्न जो है मैंने लिखाए थे, उम्मीद है आप उनको लिख पाएंगे, ठीक है। यूपीएससी में कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे सवाल एक पूछा गया था 2017 में पूछा गया था कि नैतिक आचरण वाले तरुण लोग, अभी जैसे मैंने बताया था राजनीति के बारे में इतना सारा कुछ बताया, तो प्रश्न पूछा गया था कि राजनीतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते, उनको सक्रिय राजनीति से में अभिप्रेरित करने के लिए उपाय सुझाइए, ठीक। तो जो जो उपाय मैंने बताए, जैसे मैंने बताया था ना कि किस प्रकार लोग जो है राजनीति को बुरा मानते हैं, तो उनके लिए क्या क्या होने चाहिए, मैंने बताया जो है कि किस प्रकार जो है हम अपने विचारों को बदल सकते हैं और राजनीति में शामिल हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लिख के आ जाइएगा, ठीक है। एक जो है प्रश्न पूछा गया था 2016 में पूछा गया था कि सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, यानी हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। देखिए समझाना बुझाना को परसुएशन, यहाँ परसुएशन को क्या हिंदी लिख दिए हैं, समझाना बुझाना, ठीक है। यानी हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो परसुएट कैसे आप व्यक्ति को कर सकते हैं, तो यही सारी चीज़ें जो बताया, रोल चेंजेस, अतिरिक्त सूचना, बाध्यकारी संपर्क, ग्रुप्स, पर्सनालिटी चेंजेस, ये सारी चीज़ों से आप जो है किसी को परसुएट कर सकते हैं, ठीक। और एक सवाल और पूछा गया था यूपी पीसीएस में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आसान रहते हैं काफ़ी। अगर यूपी पीसीएस दे ही रहे हैं तो यूपी पीसीएस का मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, आवृत्ति एवं मूल्य में क्या अंतर होता है, आवृत्ति और मत में क्या अंतर होता है, ठीक है। यानी एटीट्यूड एंड ओपिनियन में क्या डिफरेंस होता है, 200 शब्दों में लिखना था, मैंने बताया था, आप लिख लेंगे आराम से। जन समूह की आवृत्ति, एक प्रश्न पूछा गया था कि जो है 2018 में पूछा गया था, जनसमूह की आवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। तो वो भी मैंने बताया कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ परसुइंग कम्युनिकेशन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ मैसेज, ठीक है। एक प्रश्न 2018 में और पूछा गया था कि आवृत्तियाँ हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में आवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या और मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि जनता के विरोध के संबंध में अनुनयन के गुणों और अवगुणों की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो
जो एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स एंड परसुएशन टू रिलेशन एंड पब्लिक प्रोटेस्ट। तो जो मैंने बताया कि अभी परसुएशन कैसे होता है, ठीक है, तो जनता के विरोध जो है के संबंध में अनुनयन के गुणों और अवगुणों दोनों की चर्चा कर देनी है। ठीक, परसुएशन के बारे में इतना कुछ बताया। एक प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की वृत्ति के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था हु फैक्टर अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन्स एटीट्यूड टूवर्ड सोशल प्रॉब्लम्स, सपोर्ट योर आंसर विथ एक्सप्लेन। 2019 में ये पूछा गया। ठीक, तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप उसके लिए तैयार रहिए। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लिख भी पाएंगे उसको बहुत आसान से, अगर आप जो है वीडियो को ठीक से देख लेते हैं और बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका हो जाएगा एथिक्स पूरा। वीडियो को ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और बुक से जो है पढ़ लेते हैं, तो आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यह टॉपिक नंबर 4 में सम्मिलित है। ठीक है, टॉपिक 4, यह टॉपिक 4 में है। मैंने बताया था ना, जब सिलेबस बताया था, सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो सिलेबस का वीडियो है, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो टॉपिक नंबर 4 में जो है हमारा जो है ये शामिल है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, अब भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या, किसने क्या कहा, ये हमको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जब तक आप ठीक से समझेंगे नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता क्या है। बुद्धिमत्ता होती है समझने, लिख लीजिए, या निर्णय करने की और समाधान करने की क्षमता। समझने, निर्णय करने की और समाधान करने की क्षमता ही इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका समुचित प्रबंधन करने, तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को, की क्षमता को, की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। यह मनुष्य की जज्बात परक योग्यता है। यह मनुष्य की जज्बात परक योग्यता है, जिसे EI से सूचित किया जाता है, जिसे EI से सूचित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझना तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझना, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि वो बहुत खुश था, आदमी बहुत खुश था, लेकिन गहरा आदमी ऐसा नहीं बोलता। गहरा आदमी शेर मार देता है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। यानी दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझना तथा उनको समुचित प्रबंधन करना क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यह मनुष्य की जज्बात परक योग्यता है, ठीक, जिसे ईआई से सूचित किया जाता है। अब देखिए नीचे की लाइन से लिख लीजिए, 1985 में 1985 में वेन पेन, ये पेन है, अच्छा, वेन पेन को इंग्लिश में लिख लीजिए, कभी आ जाए पेन, तो WAYNE, वेन, PAYNE, वेन पेन, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। वेन पेन ने पहली बार पारिभाषिक अर्थ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग किया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग किया। आगे लिखिए, अगले 1990 में, पॉइंट में लिखना है, 1990 में दो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा, पीटर साइलोवी तथा जॉन मेयर ने पहली बार भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर एक विस्तृत शोध निबंध लिखा जिसका शीर्षक था इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, 1995 में 1995 में डेनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए एक पुस्तक का नाम इन्वर्टेड कामा में लिखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, दो ऐसे डॉट लगा के, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक। तो जो है 1990 में पीटर साइलोवी और जॉन मेयर ने जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निबंध लिखा, ठीक है, शोध करके, ठीक है, जिसका शीर्षक था इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, ठीक। और 1995 में डेनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ठीक है। तो उनके डेनियल गोलमैन के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या है, डेनियल गोलमैन के अनुसार जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता मूलतः एक सीखी जाने वाली योग्यता है, ठीक है, लेकिन हमारी जैविक परिस्थितियाँ एक परिधि तय करती है जिसके भीतर हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास वातावरण आदि कारकों द्वारा सुनिश्चित होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बचपन से ही हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है
तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना उसके लिए कठिन होगा। ठीक है, ऐसा डैनियल गोलमैन मानते थे। ठीक, अब इंटेलिजेंस की 4 क्षमताएं होती हैं। इंटेलिजेंस की 4 क्षमताएं होती हैं, कौन कौन सी, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, इंटेलिजेंस की 4 क्षमताएं। नंबर 1, स्वयं को समझना। स्वयं को समझना मतलब खुद की भावनाओं को समझना। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, दूसरों की या अपनी भावनाओं को सूक्ष्मता के स्तर तक समझना। ठीक है, जिसमें भावनाएं या दुविधाएं हो सकती हैं, इच्छाएं या कमियां हो सकती हैं, विचार हो सकते हैं। ठीक है, स्वयं को समझना यानी क्या हो गया कि छोटे बच्चों की भावनाएं जो है प्रायः सरल होती हैं। ठीक है, अर्थात जो है क्या हो गया कि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं, सुखात्मक या दुखात्मक हो सकती हैं। किंतु जो है जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक, तो उनके मन में विभिन्न भावनाओं के अलग अलग संयोजन सक्रिय होने लगते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर 2 व्यक्ति किसी पर क्रोधित हो रहे हैं तो भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के क्रोध में क्रोध और चिंता का संयोजन हो, जबकि दूसरे व्यक्ति में क्रोध और घृणा का संयोजन हो। कभी कभी तो परस्पर विरोधी भाव भी एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। जैसे किसी माता या पिता का अपने बेहद शरारती बच्चे के प्रति एक साथ क्रोध तथा करुणा का भरा होना। ठीक है, हम अपनी या अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के प्रति सटीक प्रतिक्रिया तभी कर सकते हैं जब हमें स्पष्ट समझ हो कि उसके मनोभाव में कौन कौन सी अनुभूतियां शामिल हैं। ठीक है, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों में विशेषता होती है कि वे जटिल से जटिल मनोभावों को भी सरल हिस्सों में बांटकर समझते हैं। ठीक, और एकदम समरूप से दिखाई देने वाली भावनाओं में भी सूक्ष्म अंतर कर लेते हैं। जैसे डांटते हुए मित्र के इस भाव को समझना कि दरअसल वह क्रोध में नहीं बल्कि हमारी चिंता में परेशान है। बधाई देते हुए शत्रु की मुस्कुराहट के भीतर यह देख पाना कि इसमें प्रतिस्पर्धा का भाव और दिखावा ज़्यादा है और वास्तविक खुशी नहीं है, आदि इस योग्यता के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्वयं को समझना। दूसरा है स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन। ठीक है, स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन यानी मैनेजिंग इमोशंस कैसे कर सकते हैं, तो यह बुद्धिमत्ता का सबसे जटिल पक्ष होता है। ठीक है, इस क्षमता को साध लेना यह बात का प्रमाण हो सकता है कि व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। ठीक है, तो कैसे, तो वो कर सकता है सेल्फ मोटिवेशन से, यानी व्यक्ति अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करे और वे अपनी जो है यदि वे भावनाएं उनकी तीव्र या अनुचित हैं तो उन्हें अव्यक्त के बिंदु तक जो है रोक दे, सेल्फ कंट्रोल करे। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी मित्र के प्रति तेज क्रोध आने पर यह समझ पाना कि उसके संपूर्ण योगदान को देखते हुए ना तो यह क्रोध उचित है ना ही इसकी तीव्रता। किसी दूसरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि भाव तो उचित हो किंतु उसकी तीव्रता अनुचित हो। दोनों ही स्थितियों में अपने मन को संतुलन की स्थिति में लाना बुद्धिमत्ता की पहचान है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अपने ध्यान को भटकाना, कुछ समय के लिए खुद को उस परिस्थिति से अलग कर लेना, तेज सांस लेना या विषय बदल लेना जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा स्तर क्या हो सकता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति के स्तर पर प्रबंधित करना। इसका अर्थ यह हुआ कि भावनाएं बहुत आक्रामक हों तो उसकी अभिव्यक्ति में इतना संतुलन जरूर होना चाहिए कि वे भावी संबंधों में आक्रामकता न पैदा कर सकें। ठीक, उदाहरण के लिए यदि कोई युवक
अपने पिता से मतभेद रखता है, ठीक है, तो उसे अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, किंतु विनम्रता के साथ और पिता का सम्मान बनाए रखते हुए, ठीक है। यदि बोलते समय वह अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता है तो उसे लिखित संदेह का विकल्प चुनना चाहिए, ठीक है, या परिवार के किसी अन्य सदस्य को मध्यस्थ बनाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रेम प्रस्ताव को खारिज करना चाहे तो ऐसे कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। उदाहरण के लिए, तुम इस लायक नहीं हो को कहने के बजाय यह कह देना कि मैं पहले से जो है कमिटेड हूँ या अगले 2 साल तक पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन हो सकता है, ठीक। अब तीसरा क्या है, दूसरों की मना स्थितियों को समझना, ठीक, यानी क्या हो सकता है, भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया से जोड़ पाने की स्थिति, ठीक। कैसे, तो यह क्षमता कैसे विकसित होगी, तो यह क्षमता होगी विकसित समानुभूति या परानुभूति से। इसको अभी एम्पैथी आगे जानेंगे कि एम्पैथी है क्या, ठीक है। आगे के आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एम्पैथी है क्या, ठीक है। दूसरों की मनोस्थिति को समझना, ठीक। और अगला हो सकता है दूसरों की मनोस्थितियों का प्रबंधन करना। तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है सोशल इंटेलिजेंस से, सामाजिक बुद्धिमत्ता से, ठीक है। इसको भी आगे हम अगले लेक्चर में, मतलब आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, दूसरों की मनोस्थितियों को प्रबंधन जो है कैसे करना है, ठीक। तो ये सोशल इंटेलिजेंस से संभव हो सकता है। अब आगे देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस की हानियाँ क्या हो सकती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के लाभ एवं हानियाँ क्या हो सकती हैं। सिविल सेवाओं में लाभ क्या हो सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के सिविल सेवाओं में लाभ क्या हो सकते हैं। लिखते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। सिविल सेवाओं में लाभ क्या हो सकते हैं, तो लाभ हो सकते हैं तनाव ज़्यादा मिलता है, एक तो यह लाभ होता है। कर्मचारी प्रबंधन तथा कार्य संस्कृति देखने को मिलती है। जनता के साथ संवाद देखने को मिलता है। और क्या हानि क्या देखने को मिलती है, छल कपट, इमोशनल ब्लैकमेलिंग देखने को मिलती है। अब सिविल सेवाओं में कैसे लाभ, मैं बता देता हूँ कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। जैसे सिविल सेवाओं में पहला लाभ तो हो सकता है कि जैसे वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर बढ़ा है, ठीक है, ज़्यादा तनाव जो है आप देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका प्रमुख कारण कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती हुई अपेक्षाएं, गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी तथा अतिशय दबाव, सीमित बजट किंतु ऊंचे उद्देश्य, मीडिया का दबाव, सिविल सोसाइटी के आंदोलन इत्यादि हैं। इन जटिल स्थितियों में वही व्यक्ति सफल हो पाएगा जिसमें तनाव प्रबंधन क्या हो सकता है, तनाव प्रबंधन तथा अपनी व दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता अधिक होगी। इसीलिए देखिए सिविल सर्विस में सीसैट होता है। सीसैट जो है पहले पेपर में लिया जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो सीसैट जो है इसीलिए होता है कि वो जो है इसका प्रबंधन कैसे कर पाएगा, अपने तथा दूसरों की भावनाओं का प्रबंधन की क्षमता जिसके अंदर अधिक होगी वही सिविल सेवा में जा पाएगा, ठीक है। यही लाभ होता है। कर्मचारी प्रबंधन तथा कार्य संस्कृति कैसे होते हैं, तो सिविल सेवक को प्रायः ऐसे कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ता है जिनके चयन में उनकी भूमिका नहीं होती है। इसलिए अगर वह उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को समझ पाए तथा उसी के अनुसार कार्य का विभाजन करे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे स्टाफ के साथ अपने संबंधों में जो है ऐसे व्यक्तियों का प्रयोग करना जिससे कार्यालय में स्वस्थ कार्य संस्कृति बन सके। कैसे कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर कैसे बन सके,
जैसे अधीनस्थों के साथ लगभग समानता के स्तर पर बातचीत करना और उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि औपचारिक नियमों की जगह संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रति सभी को प्रतिबद्ध बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, कर्मचारियों के निजी सुखों और दुखों को इस तरह सहभागी होना कि वे गहरी प्रतिबद्धता महसूस करें, ठीक है, ये हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है कि कर्मचारियों को निश्चित उद्देश्य देकर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना, आवश्यकता पड़ने पर खुद उनसे अधिक कठोर परिश्रम करके दिखाना, ठीक है। इस तरह वर्क कल्चर जो है आसान हो जाता है, लाभ हो सकते हैं, ठीक। जनता के साथ संवाद, ठीक है, जनता के साथ संवाद। तो अगर कभी जनता किसी मुद्दे पर उग्र है तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है काम आती है, ठीक है। जितना अच्छा आप संवाद करेंगे उतना अच्छा जो है आप जनता के साथ, जैसे क्या हो सकते हैं, पहला पहला हो सकता है कि सटीक स्तर पर समझना कि उग्रता का वास्तविक स्तर क्या है। जैसे मान लीजिए जनता कहीं उग्र हो गई है, दंगे हो गए हैं या कुछ भी हो गई है, या जनता जनता जो है प्रोटेस्ट कर रही है, आंदोलन कर रही है, तो उसमें डीएम ही जाके बात करेगा भाई। सिविल सेवा में डीएम जाके बात करेगा या एसपी जाके बात करेगा। तो क्या होनी चाहिए उसकी भूमिका, तो सटीक स्तर पर उस समझे कि उग्रता का जो जो जनता उग्र हो गई है उसका जो है वास्तविक स्तर कितना है और कितनी मात्रा में अभिव्यक्तियां बनावटी हैं, ठीक है, पहला तो यह हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अपनी आवृत्तियों पर कठोर नियंत्रण रखना ताकि ऐसी कोई बात ना निकले जो समस्या को और उग्र बना दे, यानी मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि वह जो है जनता और उससे उग्र हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है, ऐसी भाषा या गैर भाषिक संकेतों का प्रयोग करना जिससे जनता व प्रशासन के बीच की दूरी कम होती हो और यह महसूस कराया जा सके कि प्रशासन वास्तव में उन्हीं के साथ है, ठीक। चौथा क्या हो सकता है, यह कोशिश करना कि जनता की भावनाओं को सही दिशा में मोड़ दिया जाए ताकि जनता भी प्रशासन के साथ मिलकर समस्या के समाधान में सहायक हो सके, ठीक। और पांचवा क्या हो सकता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त प्रशासक स्वयं को तथा दूसरों को प्रेरित करने में समर्थ होता है, ठीक है, ये ठीक। हानि क्या हो सकती है, हानि आपने देखा, हानि छल कपट हो सकता है सिविल सेवा में, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकती है, ठीक है, ये हानियां हो सकती हैं। यानी जैसे जिन क्षेत्रों में जातिगत या सांप्रदायिक तनाव ऊंचे स्तर पर रहता है वहां के प्रशासकों पर यह विशेष दायित्व होता है कि वे सभी समूहों के साथ मैत्री का भाव बनाए रखें, ठीक है, चाहे उनकी व्यक्तिगत आस्था किसी एक के साथ हो, ठीक। यदि मान लो श्री जैन है, ठीक है, जैन समुदाय का कलेक्टर है और बकरीद का त्यौहार है, तो उन्हें बधाई देनी ही होगी और वह भी इस तरह से कि उनके मन में यदि इस त्यौहार के प्रति कटुता है भी तो वह नजर न आए। अपनी भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रख सकने वाले व्यक्ति ही ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन चला सकते हैं, ठीक है। यानी सिविल सेवा वही जो है जा सकते हैं, जैसे इंटरव्यू में पूछ लेता है, या एथिक्स इसीलिए भी है कि मान लीजिए बकरीद का त्यौहार कोई जैन व्यक्ति है और मीट वगैरह नहीं खाता है और बकरीद का त्यौहार वो ये जानता है कि बकरीद के दिन ढेर सारे बकरे कटेंगे, तो अब भाई उस हाइड जिले का डीएम उसको बधाई भी देना है क्योंकि बहुत सारे कलीग्स वर्क करते हैं मुस्लिम, ठीक है, हाँ, और जनता में भी बधाई का संदेश जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ। तो वो अपनी भावनाओं पे कुछ इस प्रकार नियंत्रण रखे जिससे जनता में गलत संदेश न जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो है एसपी है वो जनता से नफरत करता है इस चीज़ को लेके, ठीक है, तो ऐसा प्रबंधन होना चाहिए, ठीक। तो ये रहा हमारा जो है सिविल सेवाओं में लाभ या हानि, ठीक है। ये तो हमारा पहला पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, अभी और भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे पूरा जो है लिखना है।
इसके सिखाने के तरीके क्या हो सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, ठीक है। और जो है हम जानेंगे जो है कि तरीकों के अलावा इस पे कुछ प्रश्न देखेंगे जो आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।